Hello students, I am Ravi Kumar from KV CRPF Mokamaga. आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, यानी उस समय जो क्रांति और उस समय जो रोज़ाना जो ज़िंदगी में एवरीडे ऑफ लाइफ, उस समय जो रोज़ाना जो ज़िंदगी में किस प्रकार से चेंजिंग आया रिवॉल्यूशन के बाद, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वहाँ के लोगों के जीवन में चेंजिंग आया था। तो सबसे पहले जो फ्रांस में था 1789 के बाद मेनी चेंजिंग आए, कुछ चेंजिंग हुआ जिसमें वहाँ के मैन, आदमी, वोमेन या फिर चिल्ड्रेंस, उनके लाइफ में बहुत सारा चेंजिंग आया, डिफरेंट टाइप के चेंजिंग हुए। और फिर वहाँ पर जो रिवॉल्यूशनरी जो गवर्नमेंट था, जो क्रांतिकारी सरकार, ने वहाँ की लिबर्टी एंड इक्वलिटी की आइडिया, जो स्वतंत्रता और समानता के जो आइडिया था, उस लॉ को पास किया और उसको डेली लाइफ में उसको उतारने का प्रयास किया गया, कोशिश किया गया उसको कि डेली लाइफ में इसका यूज किया जाए, आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी के। ठीक है। और फिर एक चीज़ और इसमें हुआ कि सबसे फर्स्ट नंबर में हुआ एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, यानी जो सेंसरशिप जो लगता था उसको समाप्त कर दिया गया है। सेंसरशिप क्या था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सेंसरशिप के अंतर्गत कौन सा आता था इसके अंडर में? तो पहले जो ओल्ड रेजिम थे, जो पुराना जो राजतंत्र यहाँ पर था, उसमें क्या होता था कि ऑल राइटर लोग, जो ऑल रिटन जो मटेरियल है, जो लिखते थे, लिखित सामग्री और जो कल्चरल एक्टिविटी होता था, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई बुक्स हुआ या न्यूज़पेपर या कोई नाटक है, तो उसको पहले जो किंग्स के जो सेंसर होते थे, सेंसर ऑफ द किंग के जो सेंसर के जो ऑफिसर होते थे, उनके थ्रू पहले उसको पास किया जाता था। जब तक पास नहीं किया जाएगा तब तक उसको पब्लिश नहीं किया जा सकता। कोई बुक हो या फिर न्यूज़पेपर या फिर कोई भी नाटक हो तो उसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता था। ठीक है। तो इस तरह के जो रोक था ये सेंसरशिप का, उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। और फिर लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अब डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन डिक्लेरेशन किया गया, इसे घोषणा किया गया सभी आदमी और वहाँ के नागरिकों के लिए, क्या कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी ए नेचुरल राइट, यानी जो भाषण देने का, अपना अभिव्यक्त करने का जो एक्सप्रेशन है, उसको करने, अभिव्यक्ति करने का जो फ्रीडम दिया, स्वतंत्रता दिया वहाँ के, वो नैसर्गिक अधिकार दिया गया कि नेचुरली राइट है सभी लोगों को अपना बोलने का, भाषण देने का और अपना एक्सप्रेशन को करने का, सभी लोग का नेचुरल राइट है। ये भी वहाँ घोषणा किया गया ऐसा, जिसके कारण क्या हुआ कि अब फ्रांस में कोई भी न्यूज़पेपर हुआ या पैम्पलेट हो गया या बुक्स या फिर प्रिंटेड जो पिक्चर हुआ, ये सब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पैमाना, भारी मात्रा में छा गया। जब छूट मिल गया तो सेंसरशिप तो हटा दिया था वहाँ लिखने का, अब तो बोलने के लिए भी छूट मिल गया, सभी को आज़ादी मिल गया कि बोल सकते हैं, अपना अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो पूरा मार्केट में छा गया वहाँ। और ये बहुत रैपिडली रूप से कंट्री साइड में, जो देश के, यूरोप के अगल बगल के जो गांव में थे, गांवों तक भी ये सब धीरे धीरे फैल गया। ठीक है।
जिससे क्या हुआ कि फ्रांस में जो भी इवेंट्स जो घटना होता था उसके बारे में या फिर कोई भी चेंजिंग हो रहा है उसके बारे में लोग डिस्क्राइब या डिस्कस करते रहते थे। सब पता चलता था क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में सब डिस्क्राइब वर्णन भी कर सकते थे और एक दूसरे से डिस्कस भी कर सकते थे, बातचीत भी कर सकते थे। ठीक है, डिस्क्राइब एंड डिस्कस। और फिर आगे हम लोग जानेंगे इसी में कि जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जो प्रेस की जो स्वतंत्रता दिया, उसका मतलब क्या हुआ, कोई भी अगर इवेंट जो घटना है उसके बारे में अपोजिंग में कोई उसके विरोधी व्यू वाला, जो अपोजिंग व्यू है, जो विरोधी विचार जो रखता है, उसको भी एक्सप्रेस कर सकता है, अपना व्यक्त कर सकता है। ये किससे मिला, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस से, जो प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया, कोई भी बोल सकता है या लिख सकता है, उससे। तो इससे क्या हुआ कि फिर जो प्रिंट मीडिया था, प्रिंट मीडियम का यूज करके कोई एक पक्ष के कोई लोग होगा, फिर दूसरे पक्ष के जो होंगे वो अपने दृष्टिकोण से, कोई भी व्यू से अपना वो कन्विंस करने के कोशिश करेगा। एक पक्ष दूसरे पक्ष को अपना व्यू देगा ना कि इस तरह की चीज़ है, तो कन्विंस करेगा, सहमति बनवाएगा कि हाँ ये ऐसा ही है। मैंने एक तरह से डिबेट करना, एक दूसरे को विचार को प्रिंट मीडिया के थ्रू यूज करके कर सकते थे। एक पक्ष से दूसरे पक्ष वाला, अपोजिशन वाले भी इसमें अपना कन्विंस करने के लिए कोशिश कर सकते थे। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, जो प्लेइंग, जो नाटक जो करते थे, खेलते थे, या फिर सिंगिंग या फेस्टिवल प्रोसेसन, जो उत्सव, जो जुलूस जो मनाया जाता था, वो उसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपुल, मैंने बहुत भारी मात्रा में बहुत लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया, या फिर देखना कहीं हो रहा है तो देख रहा है। तो उससे क्या हुआ, देखने से कि वहाँ के लोग अगर अनपढ़ हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, नॉट लिटरेट, नहीं पढ़े लिखे हैं, तो उन लोग को भी नाटक के थ्रू या सिंगिंग के थ्रू या कोई फेस्टिवल मनाकर उसे सभी को पता चल सके कि यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, उसके बारे में जान सके, और कौन सा इवेंट क्या हो रहा है उसके बारे में भी जान सकता है। पेंटिंग के थ्रू भी देखकर भी जान सकता है। ठीक है, इस तरह से हम देखें कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसमें एवरीडे लाइफ में किस तरह से रोज़ाना ज़िंदगी में चेंजिंग आते गया है। ठीक है, इसमें देखिए एक फिगर दिया गया है, इसमें अपना कोई मशीन है जो प्रेस कर रहा है। ठीक है, ये दिखा रहा वहाँ के कि हम आज़ाद हो गए हैं, अब सभी के फ्रीडम मिल गया है, उसी के बारे में ये अपना फिगर के थ्रू प्रिंट करके बताया गया है। फिर आगे जानेंगे इसमें। आगे हैं कंक्लूजन के बारे में, निष्कर्ष क्या निकला, सारांश इसका। तो इसमें मेनली रूप से नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बताया गया है। तो नेपोलियन बोनापार्ट पहले नंबर, तो इस सब में हम जान गए कि सेंसरशिप हटाया, और फिर भाषण में व्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई, फिर प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया, इसके बारे में तो जान गए। अब आगे हम लोग जानेंगे कंक्लूजन में नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो कि खुद वो एम्परर ऑफ फ्रांस, यानी फ्रांस का वो सम्राट मानता था, हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस, वो खुद नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था वो। और फिर उसके बाद वो वहाँ के जो लोग थे, नेपोलियन जो था वो खुद को यूरोप का आधुनिकीकरण का अग्रदूत के रूप में भी मानता था वो। और उसने क्या किया कि प्रोटेक्शन ऑफ
प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो निजी संपत्ति हुआ उसको सुरक्षा दिया। एंड दूसरा नंबर में प्राइवेट प्रॉपर्टी के बाद वो लाया ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। और फिर उसके बाद वो एक दशमलव जो प्रणाली था डेसिमल सिस्टम, उस पर आधारित एक नाप तौल का वेट्स एंड मेजर नाप तौल के एक सिस्टम लाया, एक समान प्रणाली लाया, हो यूनिफॉर्म सिस्टम लाया। और फिर ये सब तो लाया सुधार करने के लिए वहाँ। और फिर क्या हुआ, स्टार्टिंग में नेपोलियन को वहाँ के मुक्तिदाता के रूप में, मुक्तिदाता यानी लिबरेटर्स के रूप में मानते थे वहाँ के लोग कि हमारे लिए मुक्तिदाता है और ये हमें फ्रीडम ऑफ ए पीपल यानी लोगों के, हम लोग के स्वतंत्रता दिलवाएगा। दिलवाने को उन लोगों को उम्मीद था, ऐसा भरोसा था कि हमारे लिए मुक्तिदाता बन के आया है और हम लोग के स्वतंत्रता दिलाएगी। लेकिन कुछ ही दिन में, जल्द ही वहाँ के जो आर्मी थे उससे लोगों को क्या हुआ कि ऐसा मानने लगे कि वो हम पर ये हमलावर हैं, वो हमला करते हैं और बल का प्रयोग कर रहे हैं और दमन की नीति ज़बरदस्ती दबा रहे हैं। कुछ ही दिन में लोगों को ऐसा लगने लगा, तो फिर फाइनली रूप से 1815 में वाटरलू के युद्ध हुआ, उसमें नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ पर हार गया था। और बहुत सारा नेपोलियन ने किया था, नेपोलियन के बारे में आगे जानेंगे हम लोग क्या क्या किया था वो। नेपोलियन कोड भी था एक, जो सिविल कोड लाया था। ठीक है, चैप्टर समाप्त हुआ। ओके।